बच्चों, विगत दिनों से हम संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिख और समझ रहे हैं और आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि आप हमेशा की भांति, क्योंकि आप कक्षा के आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में बहुत सिंसियर रहे हैं और अपने पढ़ाई के प्रति चिंतित और संवेदनशील रहे हैं। तो उसी अपेक्षा के साथ मैं निरंतर आपको जो कुछ बता रही हूँ, मैं आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ कि आप उसे बड़े ध्यान से पढ़ और समझ रहे होंगे। हमने हमारे जीवन मनुष्य की पहचान उसकी संस्कृति से है, वरना तो मनुष्य और पशु में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं रह जाए अगर मनुष्य के पास संस्कृति ना हो। संस्कृति उसे परिष्कृत और मानवता के गुणों से भरपूर करती है। ये सब हमने पढ़ा और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि संस्कृति क्या है। कल की कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, संस्कृति हमारे जीवन जीने का तरीका है। और अगर हम किसी सामाजिक वैज्ञानिक की बात करें जिन्होंने संस्कृति के बारे में कहा, तो बहुत सारे सामाजिक वैज्ञानिकों की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, परंतु एक परिभाषा आप हमेशा याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत सहज है। देखिए, ये बार बार निरंतर मैं याद रखने की बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा ध्येय ये है कि मेरा हर विद्यार्थी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करे। तो और जब हम एग्ज़ाम देते हैं, विश्वविद्यालय परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें हम कम लिखकर भी परीक्षक को ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमें आता है। देखिए, आपको बहुत कुछ आता है, ये मैं मान के चलती हूँ। आप बहुत प्रयास करते हैं, ये भी मैं मानती हूँ। आप बहुत परिश्रम करते हैं, ये भी मैं मानती हूँ। बावजूद उसके हमारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है कि हमारे नंबर, जो हमारे अंक हैं, वो कम आते हैं। तो बच्चे बहुत विचलित हो जाते हैं। कई बार बच्चे अवसाद में चले जाते हैं कि ऐसा क्या कारण कि मेरे इतने प्रयास के बावजूद भी मेरी ये स्थिति है। तो उसका कारण यह है कि हम बहुत कुछ जानने के बावजूद भी जो हमारे परीक्षक हैं उन्हें वो विश्वास नहीं दिला पाते। हमारे पास समय तो वो 3 घंटे का ही है। अब उस 3 घंटे में 3 घंटे का जो आपका समय है, उस 3 घंटे में आप कैसा और कितना इम्प्रेसिव लिखें कि परीक्षक को ये भली बात ही ज्ञात हो जाए कि आपने बहुत अधिक मेहनत की और आपको समस्त ज्ञान आपको है, परंतु आपके पास समय अवधि का जो काल है वो कम है। इस वजह से आप बहुत विस्तार से नहीं लिख पा रहे और इन अंकों को प्राप्त करने का गहरे रहस्य आपको वैसे आपके स्कूली शिक्षा के समय आपके टीचर्स ने आपको बताए होंगे, पर मैं फिर दोहराती हूँ कि अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, एक तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, जो आपको शब्द सीमा दी गई है उसका ध्यान रखें हमेशा। दूसरा, आपको ध्यान किस बात का रखना है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताइए, तो संस्कृति संवर्धन सिद्धांत के बारे में आप जो विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं और जो निरंतर मैं आपको बताती आई हूँ, वो आपको लिखनी है। अब अगर आपने 1 या 2 सामाजिक वैज्ञानिकों के नाम लिख दिए तो यकीनन आपके उन विद्यार्थियों से अधिक नंबर आएंगे जिन विद्यार्थियों ने साधारण तौर पे संस्कृति संवर्धन की परिभाषा लिखी है। ठीक है, ये बात समझ गए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए संस्कृति की अवधारणा का संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अब आप लिख रहे हैं संस्कृति जीवन जीने का तरीका है, संस्कृति आचार विचार कला है, ये सारी बातें लिखी और ये 4 अंक का प्रश्न है, तो आपके इसमें 2 अंक आएंगे या पौने 2 नंबर आएंगे आपके। लेकिन जैसे ही आप किसी समाजशास्त्री, मानव शास्त्री या किसी सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा जो बताई गई परिभाषा है उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, तो सीधे आपके 1 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि ये आपको दूसरे विद्यार्थियों से अलग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया कि संस्कृति की अवधारणा को संक्षिप्त में बताइए और 4 अंक का ही प्रश्न है और आपने उसमें 1 या 2 सामाजिक वैज्ञानिकों की परिभाषा लिख दी, तो यकीनन आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। जैसे आपने लिख दिया कि हरिस्कोविट्स ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो आपके 1 नंबर उन विद्यार्थियों के कंपैरिजन में अधिक आएंगे जिन्होंने किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक के बारे में कोई चर्चा नहीं की है और एक सिंपल तरीके से परिभाषा लिखी है। ठीक है, अब हम संस्कृति संवर्धन के सिद्धांतों को पढ़ा हमने। कल बहुत विद्यार्थियों से चर्चा की मैंने कि, और उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जो विद्यार्थी इस ऑनलाइन कक्षा में अभी नए जुड़े हैं उनको संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत का जो बेसिक है वो आधार पता चल जाए। तो हमने उद्विकासी सिद्धांत को जाना था, हमने प्रसार के सिद्धांत को भी जाना था। तो अब उसके बाद हम
पर संस्कृति ग्रहण के सिद्धांत को भी हमने कल थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा की थी और आज हम उसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है पर संस्कृति ग्रहण? तो पर संस्कृति ग्रहण को परिभाषित करते हुए डॉक्टर दुबे लिखते हैं कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मुझे भली भांति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो याद है कि जब मुग़ल आक्रमणकारी आए तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, जजिया कर लगाया जाने लगा और ये परिस्थितियाँ हो गई थी। जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे उनको ये कहा जाता था कि वो अपने जीवन यापन की प्रक्रियाओं को या जो उनके जीवन जीने का जो कला है या जीवन जीने का जो उनका स्वरूप है उससे वो मुग़ल जो आक्रमणकारी हैं, मुग़ल जो राजा हैं, उनके अनुरूप उसका वो पालन करें। और औरंगजेब के समय तो ये हो गया था कि इसे फोर्सफुली अपनाए जाने की बात होने लगी थी। ठीक है, तो इस तरह का जब कई बार स्वेच्छा से व्यक्ति दूसरी संस्कृति को ग्रहण करता है और कई बार वो दबाव से भी ग्रहण करता है। जैसे देखिए, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात होती है। अब अभौतिक संस्कृति वो है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे हम आँखों से देख नहीं सकते, और वो क्या है जिसे हम एकत्रित नहीं कर सकते। तो अभौतिक संस्कृति, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, हमारे मनोभाव हैं, हमारे विचार हैं, हमारी विचारधारा है, ये सब अभौतिक संस्कृति है। इसके विपरीत भौतिक संस्कृति वो है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम एकत्रित कर सकते हैं और समय आने पर वो, क्योंकि वो भौतिक है, मैटेरियलिस्टिक है, वो नष्ट भी हो जाती है। अब आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक उदाहरण कौन सा मैं आपको बताऊँ? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो संस्कृति ये कहती थी कि अन्न जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे पहले हम ईश्वर आराधना तो करते ही करते हैं, लेकिन हम पीढ़े पे बैठकर, नीचे बैठकर और चौकी पे अपना खाना रखकर, क्योंकि भोजन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। बिना भोजन के कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और ये भोजन ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त है हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है, तो उसका हमें बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। और आप आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गया है, लेकिन उस समय तो लगभग सभी भारतीय ये करते थे कि जब वो खाना, अपना भोजन ग्रहण करना शुरू करते थे तो पहला कौरा अपने भोजन में से वो निकालकर पशु पक्षी के लिए रख देते थे। गृहिणियाँ जब भोजन बनाती थीं तो वो पहली रोटी गाय के लिए बनाती थीं और आखिर की रोटी वो कुत्ते के लिए बनाती थी। मतलब भारतीय संस्कृति क्या कहती थी कि मैं तो भूखा ना रहूं पर मेरे साथ साथ कोई और भी भूखा ना रहे। पशु पक्षी मुख जो हैं, जो अपनी आवश्यकताओं को बता नहीं सकते, उनके भोजन का दायित्व निर्वहन भी हम मनुष्यों का ही है। परंतु जब अंग्रेज आक्रमणकारी आए, भारत में लगभग 200 वर्षों के आसपास अंग्रेजों का शासन रहा, तो हमारी अभौतिक संस्कृति में ये परिवर्तन आया। देखिए, बराबर ये कहा जाता है कि संस्कृति के वाहक हम स्वयं हैं, तो हम अपनी संस्कृति को अगर दूसरे को प्रसारित करते हैं तो दूसरे की संस्कृति को भी हम ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर क्या आया कि हमने उस परंपरा को लगभग त्याग दिया। नीचे बैठकर, ज़मीन पर बैठ के खाने की, चटाई बिछाकर खाने की, चौकी पर खाने को रखने की, हाथ से खाना खाने की, ऐसा नहीं है कि सबने अभी छोड़ दिया है, लेकिन उसका प्रतिशत आज से जो 300-400 वर्ष पूर्व था उससे बहुत कम हो गया है। अब हमारे यहाँ भारतीय परिवारों में डाइनिंग टेबल का कल्चर बहुत अधिक डेवलप हो गया। डाइनिंग टेबल का कल्चर भारत में तो नहीं था, ये पश्चिमी संस्कृति की देन है। तो जिसे देखिए, आगे मैं पढ़ाऊँगी, पर संस्कृति ग्रहण में सबसे दिलचस्प बात वो है जो हमें सुविधाजनक लगे, जो हमें आरामदायक लगे, उसको हम ग्रहण सहजता से कर लेते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठना, कुर्सी पर बैठना हर व्यक्ति के लिए सहज हुआ। जिसका वजन भारी है उसके लिए भी सहज हुआ, जिसे घुटनों में तकलीफ है उसके लिए भी सहज हुआ। तो
तो ये एक कंफर्ट जोन के लिए आपके एक अवेलेबिलिटी थी, तो इसको सहजता से स्वीकार किया गया। अगर ये आपके कंफर्ट जोन के साथ फिट नहीं बैठता तो हो सकता था कि डाइनिंग टेबल का जो कल्चर है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कई बार ये हमने स्वेच्छा से ग्रहण किया, लेकिन जब मैंने मुगल आक्रमणकारियों की बात बताई तो वहाँ पर दबाव की संस्कृति भी काम करती है। तो पर संस्कृति ग्रहण क्या कहता है, डॉक्टर दुबे ने लिखा कि दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। अर्थात पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पर संस्कृति ग्रहण कई कारणों से होता है, जैसे शासक के दबाव के कारण, ये भी मैंने आपको बताया। ऐसी परिस्थितियों में संस्कृति तत्वों को अपनाने वाले की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर हमें सर्वाइव करना है, हमारे गर्दन पे किसी ने बंदूक रख दी और कहा है कि अब आप इस कल्चर को अडॉप्ट करोगे, तो हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कभी लेकिन कई बार हम नवीनता के लिए भी नए तत्वों को अपनाते हैं और कभी सुविधा एवं लाभ के लिए, कभी प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए भी हम नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाते हैं। तो सुविधा वाला मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमने उस सांस्कृतिक तत्व को अपनाया, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पर रेडलिफ्ट, लिंटन एवं हर्स्कोविट्स ने पर संस्कृति ग्रहण के बारे में कहा कि पर संस्कृति ग्रहण में वे घटनाएं आती हैं जो संस्कृतियों के व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने का फल है और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दोनों समूह के मौलिक सांस्कृतिक प्रतिमानों में परिवर्तन घटित होते हैं। फाइन, क्लियर कि पर संस्कृति ग्रहण में वे घटनाएं आती हैं जो संस्कृतियों के व्यक्तियों के समूह के निरंतर प्रत्यक्ष संपर्क में आने का फल है और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक या दोनों समूह के मौलिक सांस्कृतिक देखिए, ये मैंने परिभाषा आपको बताई। सांस्कृतिक प्रतिमान जो हमारे कल्चर पैटर्न्स जो हैं, जब आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारे उन जो जिस व्यक्ति के संपर्क में आए उसका भी जो कल्चर पैटर्न है उसमें भी चेंज होगा और आपके कल्चर पैटर्न में भी चेंज होगा। हर्स्कोविट्स आगे क्या कहते हैं? हर्स्कोविट्स कहते हैं जब एक बढ़ता हुआ बच्चा अपने सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो इस प्रक्रिया को संस्कृति अंतर्ग्रहण कहते हैं। एक्सेप्टेंस, स्वीकार किया उसने, अंतर्ग्रहित किया, ठीक है, उसने उसे अपनाया। फिर सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुल के विनिमय को अंतर पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कहते हैं। अब बात करते हैं हर्स्कोविट्स। पहले तो कहते हैं जब एक बच्चे ने सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन किया तो संस्कृति अंतर्ग्रहण कहलाएगा, लेकिन जब सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुल के विनिमय को अंतर पारस्परिक संस्कृति ग्रहण कह सकते हैं। किंतु एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन पर संस्कृति ग्रहण है। यहाँ तीन बातें हुई बच्चों। पहली बात हुई संस्कृति अंतर्ग्रहण, दूसरी क्या हुई संस्कृति पारस्परिक ग्रहण और तीसरी क्या हुई कि पर संस्कृति ग्रहण। तो पर संस्कृति ग्रहण के सात्वीकरण तक पहुंचा जा सकता है, किंतु ऐसा प्रायः नहीं होता। जब एक संस्कृति अपने मूल रूप को पूर्णतः खोकर दूसरी संस्कृति को इस प्रकार से अपना ले कि उसमें भिन्नता करना संभव नहीं है तो उसे आत्मसात कहेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब इसे हम बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेरी दृष्टि में तो अच्छा है, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की संस्कृति दूध है, ठीक है, और दूसरी व्यक्ति की संस्कृति पानी है, जल है। तो अगर दूध और जल को मिला दिया जाएगा तो क्या आप उसे अलग कर पाएंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार हर्स्कोविट्स कहते हैं कि संस्कृति का आत्मसात्मीकरण कब होता है कि जब आप एक संस्कृति के संपर्क में आए और जिस व्यक्ति ने जो दूसरा व्यक्ति उस संस्कृति, फॉर एग्जाम्पल ए एक संस्कृति है, बी दूसरी संस्कृति है, तो ए संस्कृति जब बी संस्कृति के संपर्क में आई तो बी संस्कृति ने और ए संस्कृति ने जब अपने सांस्कृतिक तत्वों सांस्कृतिक प्रतिमानों का सम्मिश्रण किया तो अब वो क्या बन गया? ए बी सी होके वो डी बन गया,
ठीक है। ये डी उदाहरण दे रही हूँ, ए बी सी प्लस करके कभी भी डी नहीं बनता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। चलो इसे ऐसे समझाते हैं कि एक संस्कृति तो 8 अंक देते हैं हम, और दूसरी संस्कृति को हम 10 अंक देते हैं, ठीक है। अब 8 अंक वाली संस्कृति 10 अंक वाली संस्कृति के संपर्क में आई तो वो मिला के, दोनों मिला के क्या हो गया, 18 अंक। ना वो 8 रहा ना वो 10 रहा, समझ गए आप। तो वो एक नया ही अंक निकल कर आया। अब उसको विभक्त करना, उसको अलग करेंगे जब आप, तो 1 अलग हो जाएगा, 8 अलग हो जाएगा अलग। तो इस प्रकार से संस्कृति को अलग करना संभव नहीं है। ये बात हर्स्कोविट्ज़ कहते हैं, और ये कहते हैं कि वास्तविकता में यही संस्कृति का आत्मसात्मीकरण है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पर संस्कृति ग्रहण के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। कैसी संस्कृतियाँ, कौन कौन सी परिस्थितियों का होना आवश्यक है? दोनों संस्कृतियों में निकटता हो और निरंतर संपर्क बना रहे। पहला, दोनों संस्कृतियों में निकटता हो और निरंतर संपर्क बना रहे। दूसरा, दोनों संस्कृतियों के सांस्कृतिक प्रतिमानों में पर्याप्त समानता हो, ठीक है। और तीसरा, उद्देश्यों में समानता हो। अब निष्कर्ष क्या निकल कर आया? कोई समूह किसी अन्य समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को चाहे स्वेच्छा से ग्रहण करे अथवा किसी दबाव से, ये दोनों दशाएं न केवल एक विशेष संस्कृति का विस्तार करती हैं बल्कि इनके फलस्वरूप संस्कृति की अनेक मिश्रित विशेषताएं भी स्पष्ट होने लगती हैं। मैं फिर रिपीट करूं, कोई समूह जैसे 8, किसी अन्य समूह जैसे 10 की सांस्कृतिक विशेषताओं को चाहे स्वेच्छा से स्वीकार करें अथवा किसी दबाव से, दोनों दशाओं में न केवल एक विशेष संस्कृति का विस्तार होता है, क्योंकि अब ये प्यूरिफाइड हो गया, निकल के क्या आया, 18। ना 8 वाली विशेषता ना 10 वाली विशेषता है, अब वो क्या हो गया, संस्कृति का विस्तार हुआ, बल्कि इसके फलस्वरूप संस्कृति की अनेक मिश्रित विशेषताएं स्पष्ट होने लगती हैं, ठीक है। अब इसे मैंने एक पिछली कक्षा में कलर का उदाहरण दिया कि एक संस्कृति काले रंग की है, दूसरी संस्कृति पीले रंग की है, तो जब दोनों काले और पीले को मिला दिया जाएगा तो कोई नवीन रंग निकल कर आएगा जिसकी अपनी विशेषताएं होंगी। अब उसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या था कि संस्कृति ग्रहण से एक समूह विशेष को लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा होना सदैव आवश्यक नहीं होता। कभी कभी इससे ग्रसित संस्कृति का सांस्कृतिक क्षेत्र में जीवन विघटित होने लगता है। सदैव एक संस्कृति का मिश्रण दूसरी संस्कृति के लिए फायदेमंद हो, लाभकारी हो, ये कदापि आवश्यक नहीं है। और विशेष करके ये घातक अवस्था देखी जाती है आदिम समाज जब आधुनिक समाजों के संपर्क में आते हैं तो वो अपनी मूल संस्कृति को खो देते हैं। अब जैसे मैं आपको मूल संस्कृति को खोते हैं, पर कई बार वो जो नवीन संस्कृति जिसके संपर्क में आए हैं उस संस्कृति को भी वो पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे उनके जीवन में, उनकी मानसिकता में अनेक प्रकार की हलचल उत्पन्न हो जाती है और वो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि जो जंगल में रहने वाले आदिम समाज हैं वो वस्त्र कम धारण करते हैं, वो झाड़ को पहनते हैं, पत्तों को लपेट के पहनते हैं या जंगली जानवरों की खाल को लपेट के पहनते हैं। आप हैरान ना हो, आज भी जो बीहड़ में रहने वाला आदिम समाज है, जनजाति समाज है, वो ऐसी स्थिति में हैं। और ख़ासकर अंडमान निकोबार वहाँ के जनजातीय समूह तो आज भी तीर कमान का प्रयोग करते हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं। अब लेकिन अचानक से अगर वो व्यक्ति सभ्य समाज के संपर्क में आ गया और उन्होंने कपड़ों को, वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया, शर्ट पैंट को पहनना शुरू कर दिया, ऐसा हुआ है, ऐसा बहुत आयता में हुआ है। लेकिन अब जो शर्ट पैंट पहनने वाली संस्कृति है उसको निरंतर उन वस्त्रों को साफ करने की आवश्यकता होती है। अब वो व्यक्ति कहाँ से वो पानी का इंतज़ाम करेगा, कहाँ से उनको धोने के लिए साबुन का प्रयोग करेगा, और फिर वो गंदे कपड़े पहनता है जिससे उसे शारीरिक बीमारियाँ
लगती हैं। अब ये तो एक सिर्फ शारीरिक बात की है, ऐसी अनेक वो मानसिक बीमारियां, आप जब अपनी मूल संस्कृति को खोते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अवसाद भी आता है। विशेषकर मैं आदिम समाजों की बात कर रही हूँ, और ये बाकायदा मानव शास्त्रियों का अध्ययन है कि संथाल हो, नागा, खासी, ये जब जनजातियाँ दूसरी जो सभ्य समाज के संपर्क में आई और इनका जो संस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, इससे इनके समाज में ऐसे विघटन की अवस्था आई कि विद्रोह का जन्म भी हुआ। अब हम एक नया सांस्कृतिक संवर्धन का सिद्धांत पढ़ेंगे। हमने उद्विकासी सिद्धांत को पढ़ा, हमने प्रसार के सिद्धांत को पढ़ा, हमने पर संस्कृति ग्रहण के सिद्धांत को पढ़ा। हम अब नवाचार सिद्धांत को पढ़ेंगे। नवाचार क्या, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसका पर्यायवाची नवीनीकरण भी होते हैं। नवाचार क्या है? जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों एवं खोजों के द्वारा होता है तो उसे नवाचार कहते हैं। याद रखिएगा, जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों एवं खोज के द्वारा होते हैं तो उसे नवाचार कहते हैं। नवीन आविष्कार कोई समूह स्वयं भी कर सकता है या अन्य समूह से भी अपना सकता है। दो विशेषताएं हो गई। पहला, जब संस्कृति में परिवर्तन नवीन आविष्कारों एवं खोजों के द्वारा होते हैं तो उसे नवाचार कहते हैं। दूसरा, नवीन आविष्कार कोई समूह स्वयं भी कर सकता है या अन्य समूह से भी वो अपना सकता है। क्योंकि मानव में आविष्कार करने की सीमा बहुत सीमित होती है, यह स्थिति में, ऐसी स्थिति में कोई समूह चाहे किसी भी संस्कृति से संबद्ध हो, किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, वह उन सभी आविष्कारों तथा विचारों को ग्रहण करना अच्छा समझता है जो दूसरे समूह संस्कृतियों में व्यक्ति द्वारा आविष्कृत किए गए हों। जैसे आप कौन सा उदाहरण हम ले सकते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक समाज ने सोलर कुकर जो होता था, आपको याद होगा कि उस कुकर को आप छत पे रख दें या कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ धूप बहुत अच्छी आती है, और वो एक मिरर उसके साथ लगाया जाता है, तो वो जो सूरज की रोशनी होती है उससे वो खाना, सूरज की रोशनी की तेज़ी से वो खाना पकता है। बहुत सारे घरों में आजकल सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे राजस्थान के महाविद्यालयों में सोलर पावर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। अब हम कहें कि सोलर एनर्जी पावर का जो आविष्कार था वो तो फलाना देश ने किया था और अब हम उसे प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आविष्कार करने की मनुष्य की जो सीमा है वो सीमित है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति रिजिड नहीं होता कि उस देश ने ये आविष्कार किया, अब मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा। जो आविष्कार व्यक्ति की सुविधा को बढ़ाएगा, मानव की सुविधा को बढ़ाएगा, उसके जीवन को आरामदायक करेगा, जैसे टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो अब अगर हम कहें कि नहीं, वो टेलीफोन का प्रयोग तो बस वो जहाँ से ग्राहम बेल संपर्क रखता था या जहाँ वो उत्पन्न हुआ था सिर्फ उन्हीं को प्रयोग करना, हम नहीं करेंगे, तो ये तर्क विहीन बात है। तो कहा क्या गया कि जो भी मनुष्य के आविष्कार करने की क्षमता चूँकि सीमित है, इसलिए मनुष्य दूसरे समाजों में, दूसरे देश में जहाँ कहीं भी आविष्कार हुए हैं उनको अगर वो सुविधाजनक लगता है तो उसे मनुष्य, और अगर वो उसके लिए उपयोगी होगा तो उसे वो स्वीकार करेगा और उसके लिए वो नवाचार ही होगा। अब हेरस्कोविट्ज ने नवाचार के संबंध में क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुराने कार्यों को नए ढंग से करने के लिए नए तरीकों को स्वीकार करना ही नवाचार है। एकदम से कोई नई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है, बार बार बात दोहराई जाती है कि हर चीज़ में परफेक्शन धीरे धीरे कर आता है। आपको याद होगा आज से करीब 40 साल पहले सिर्फ भारत में दो ही तरह की कार दिखाई देती थी। कौन सी कार होती थी? एक तो फिएट, दूसरी एम्बेसडर। आज भारत की हर गली में आप देखेंगे हजारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकारों की कारों के मॉडल आपको दिखाई देंगे। और फिर भारत ने स्वयं जो कार हैं उनको निर्मित करना शुरू कर दिया। तो ये जब आपको सुविधाजनक लगा कि नहीं, ये आविष्कार तो जर्मनी में हुआ या जापान में हुआ, लेकिन हम कहें कि नहीं, ये तो चीज़ वहाँ उस देश में हुई, इससे हम स्वीकार नहीं करेंगे। मनुष्य के आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। इसलिए हेरस्कोविट्ज कह रहे हैं कि पुराने कार्य, जो आज से 40 साल पहले वाला जो कार्य था, उसमें हम नवीन परिवर्तन करके, और देखिए ये परिवर्तन हर देश की परिस्थितियों के अनुकूल भी किए जाते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हम बोनार्ड के मत को भी जानना चाहेंगे कि बोनार्ड ने नवाचार के संबंध में क्या कहा। तो बोनार्ड का मत है कि नवाचार मानव के अभावों के कारण पैदा होते हैं। ये स्पष्ट बात है। एक आपने बड़ा बचपन से ही सुना होगा, बचपन मतलब स्कूल में आपने सुना होगा, 8वीं 9वीं कक्षा में सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो तमाम तरह के प्रयास करता है नवीन आविष्कार करने के लिए, और उस समय उसकी बुद्धि भी बहुत तीव्र हो जाती है। तो यही बात बोनार्ड ने कही है कि मानव के पास जब कोई अभाव होता है तो वो नवाचार करता है, और इन अभावों के दो कारण हैं कि जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों का पालन करता हो फिर भी उसे उस समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त होता जिसकी वो अपेक्षा कर रहा हो, तो वह असंतुष्ट हो जाता है। फिर बोनार्ड ये भी कहते हैं कि जब व्यक्ति समाज के रूढ़िगत व्यवहारों के पालन में अपने आप को असमर्थ पाता है तो उन परिस्थितियों में व्यक्ति परंपरा के स्थान पे नवीनता की इच्छा रखता है। स्वाभाविक है कि व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए, वो रूढ़िगत जो समाज के परंपरागत व्यवहार है उन्हें भी अपनाया, बावजूद उसको वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा जिसकी उसने स्वयं अपेक्षा की है, तो वो नवीन ऐसे साधनों को विकसित करने का प्रयास करता है जिससे उसके भीतर संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो सके। मार्शल नवाचार के संबंध में क्या कहते हैं? मार्शल नवाचार के संबंध में कहते हैं कि मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक सामाजिक प्रयत्नों के लिए विवश होता है। क्लियर बात है कि मानव विकास के प्रारंभ, जब से मानव का विकास आरंभ हुआ है तब से ही वो आर्थिक सामाजिक अपनी आवश्यकता के हिसाब से आर्थिक सामाजिक विकास के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, और निरंतर नवाचार की प्रक्रिया की धारा में आगे बढ़ने का कारण भी यही है। कालांतर में ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी यातायात और संचार के साधनों के विकास का जो हर कदम उठाया गया, परफेक्शन लाने का प्रयास किया गया, उसका कारण ये रहा कि मानव निरंतर जो बेस्ट की तरफ जाने, गुड से बेस्ट बेटर, इन प्रक्रियाओं से निरंतर वो प्रयास करता है कि कोई चीज़ बेटरमेंट की तरफ जाए, फिर वो बेस्ट हो जाए, तो उसके लिए निरंतर उसकी प्रक्रिया आरंभ रहती है। नवाचार की प्रक्रिया प्रसार की भांति बिना किसी शर्त के प्रायः नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी होगी कि नवाचार की प्रक्रिया प्रसार की भांति बिना किसी शर्त के प्रायः नहीं होती। एक समाज अपने सांस्कृतिक तत्व या तत्वों को एक नवीन रूप देने या उन्हें संशोधित करने के लिए तभी तत्पर होता है जब उसके पिछले अनुभवों की कसौटी पर नवीन रूप संशोधन खरा उतरता है। स्पष्ट है कि मान लीजिए आपने किसी नए आविष्कार को स्वीकार किया, मान लीजिए आपने किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और आपको लगता है वो टेक्नोलॉजी आपके लिए परफेक्ट नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप छोड़ देते हैं। और देखिए, जैसे मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताती हूँ जो पूरे संसार में है कि पहले भारत में लकड़ी काटकर और अंगीठी और चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, जो कि जो घरेलू महिलाएं थीं, जो हाउस मैनेजर थीं, हमारी माएँ जो रहीं और हमारी परनानी परदादी जो रहीं, उन्होंने बड़ा कष्टकारी ये समय देखा। उससे निकलने वाला धुआं उनको सांस की बीमारी देता था, उनकी आंखों में तकलीफ होती थी। परंतु जब गैस का आविष्कार हुआ और अपने यहाँ सिलेंडर आने लग गए, चूल्हे लग गए उसके, तो आज घर की गृहिणियों का, मनुष्य का, सिर्फ गृहिणी ही क्यों, या सिर्फ घर के काम में पुरुष भी सहयोग जो करते हैं, सभी का जीवन बहुत सहज हो गया। लेकिन अगर वो अनुभव हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होता तो क्या उसका जो परफेक्शन है, जो उसमें और परिष्कृत होता चला गया, क्या उसे हम स्वीकार करते? अब देखिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर सिलेंडर की बजाय क्या हो रहा है कि पाइप से पूरी पाइपलाइन बिछ गई है और उससे गैस की सप्लाई होती है। तो इसमें डे बाय डे परफेक्शन की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब नवाचार की प्रक्रिया, ये भी ध्यान देने की बात है कि नवाचार की प्रक्रिया अचेत नहीं है, ये प्रक्रिया सचेत प्रक्रिया है। इसे जानबूझकर अपनाया जाता है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, अगर किसी मनुष्य को, किसी समूह को वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगेगी, वो उसे छोड़ देगा। तो दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक तत्वों में नवीनता अपने आप नहीं आती, इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है।
जैसे ग्रामीण जो संस्कृति है उसमें सांस्कृतिक तत्वों में नवीनता लाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। उपकरण और वैज्ञानिक ज्ञान आदि का उनका उपयोग सचेत रूप से कराना होता है, उनके भीतर जागृति उत्पन्न करनी होती है कि ये आपके लिए लाभकारी है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि नवाचार की प्रक्रिया किसी एक या कुछ समाजों तक सीमित नहीं है, ये तो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये याद रखिएगा कि नवाचार की प्रक्रिया या प्रसार की प्रक्रिया, जो सांस्कृतिक संवर्धन का जो सिद्धांत है वो सिर्फ किसी एक समाज तक सीमित नहीं है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। वो विश्व भर के सभी समाजों में होगी, वो आदिम समाज में भी होगी, वो सभ्य समाजों में भी होगी, वो मध्यकालीन समाज में भी हुई है। तो नवाचार की प्रक्रिया किसी एक या कुछ समाजों तक सीमित नहीं होती, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो किन्हीं भी दो संस्कृतियों का रूप या स्वरूप बिल्कुल एक सा नहीं होता और कोई भी संस्कृति बिल्कुल स्थिर नहीं होती। ये बात बार बार रिपीट की गई है कि स्टेबल नहीं होती, कल्चर स्टेबल नहीं है, उसमें मूवमेंट होता है। और क्योंकि जो कल्चर है वो अपने आप में कोई तत्व नहीं है। क्या है कल्चर? कल्चर के वाहक कौन है? संस्कृति का वाहक मनुष्य है। तो क्या मनुष्य स्थिर है? जब मनुष्य स्थिर नहीं है तो संस्कृति कैसे स्थिर हो सकती है? ये समझने योग्य बात है ना। तो संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं हो सकती, इसलिए संस्कृति परिवर्तनशील है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य का स्वभावगत जो नेचर है वो ये कि वो अपने स्वभाव में, अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ अपने जीवन से जुड़े हुए संसाधनों में भी परिवर्तन करता है। इसलिए हम ये मान के चलें कि जब मनुष्य स्थिर नहीं है तो संस्कृति स्थिर नहीं होगी, जब मनुष्य स्थिर नहीं है तो संस्कृति कैसे परिवर्तनशील नहीं होगी? परिवर्तनशील होगी ना। इसलिए ये परिवर्तन जितने कारणों से घटित होता है उनमें नए सांस्कृतिक तत्वों को स्वीकार करना और पुराने रीतियों में संशोधन करना या दूसरे समाज के कुछ तत्वों को ग्रहण करना, अपने समाज में नवीनता लाना भी सम्मिलित है। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो सांस्कृतिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में नवाचार की सार्वभौमिकता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसे हम पॉइंट वाइज थोड़ा सा समझे। नवाचार की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ये परिवर्तनशील है। नवाचार मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण होता है कि मनुष्य, जो बात मैंने कही कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो नवाचार को हम एक तरह से आविष्कार भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़, मनुष्य के आविष्कार करने की क्षमता क्योंकि सीमित है, इसलिए जिस सभ्यता, संस्कृति या जिस देश ने, जिस समूह ने कोई आविष्कार किया लेकिन दूसरे समूह, दूसरी सभ्यता, दूसरे देश को वो आविष्कार अपने लिए उपयोगी लगेगा तो उस आविष्कार का वो प्रयोग करेगा और उसके लिए वो नवाचार ही है। ये तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा बच्चों। हमने सबसे पहले संस्कृति की अवधारणा को पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि संस्कृति क्या होती है, हमने ये पढ़ा कि मनुष्य संस्कृति बनाने वाला क्यों है, उसमें ऐसी कौन सी विलक्षणता है जिससे वो संस्कृति का वाहक बनता है। तत्पश्चात हमने संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत को पढ़ा। हमने बहुत कुछ पढ़ा और मैं ये समझती हूँ, ये विश्वास करती हूँ कि जितना हमने बहुत कुछ पढ़ा उसे आपने अंतर्ग्रहण किया होगा, अपने मन से स्वीकार किया होगा और विवेकशीलता के साथ अब आप इसे पढ़ेंगे। आपका एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो 3rd ईयर का 2nd पेपर है, उसकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक था सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। और उसके बाद आपका दूसरा जो यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक था कि संस्कृति क्या है, संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत क्या है। लगभग 2 मास खत्म होने को आ रहे हैं। 2 मास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है आज की तारीख में। अब आवश्यकता इस बात की है कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप पढ़ने का प्रयास करें, उनको समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि मैंने एक परंपरा बना रखी है कि वीडियो डाउनलोड करने के बाद, अपलोड करने के बाद, आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद मैं आपको उसके PDF नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी और उन्हें आप ध्यान से पढ़ें। बच्चों, ये आप देखिए, कल आपका अवकाश है, फिर रविवार है, तो आने वाली कक्षाओं में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इस विश्वास के साथ कि आप एक एक दिन करके अपने जो आपका विद्या अर्जन है उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता, आपका परिश्रम बढ़ता जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और पढ़िए, जीवन में बहुत उन्नति कीजिए। और प्लीज़ मेरा बार बार निवेदन है
कि थोड़ा सा सिंसियर एफर्ट्स कीजिए। माना कि आप ग्रामीण अंचल से संपर्क रखते हैं, आपके ऊपर आपके परिवार का दायित्व है, आपको अपने परिवार के सदस्यों का, विशेषकर अपने अभिभावकों के काम को साझा करना पड़ता है, वो भी आवश्यक है, परंतु साथ में क्योंकि ये वीडियो है बेटा, इसके लिए आपको अलग से कहीं कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, आप काम करते हुए भी इसको सुन सकते हैं। और जब आप 2 या 4 बार सुनेंगे तो विश्वास जानिए, एक बार करके तो देखिए कि वो आपके मस्तिष्क में इस प्रकार से अंकित हो जाएगा कि जब आपकी परीक्षा आएंगी तो उसके लिए आपको बहुत अथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब पढ़िए और जीवन में उन्नति कीजिए। धन्यवाद।